हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो उसमें हम लोगों ने जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट वीडियो थी, उसमें हमने हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की फॉर्मेशन, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल निकालनी मैंने आप लोगों को बताई थी। अब जो हमारी अपकमिंग इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। देखिए, क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि क्वेश्चन एग्जामिनर जो है वो आपसे कैसे क्वेश्चंस कर सकता है। हो सकता है कि वो आपसे सिर्फ वर्किंग कैपिटल की फॉर्मेशन या रिक्वायरमेंट पूछ ले कि ईयरली हमें कितनी वर्किंग कैपिटल की जो है रिक्वायरमेंट है। हो सकता है वो आपसे ऑपरेटिंग साइकिल पूछ ले कि जितना भी उसके पास मटीरियल है, लेबर है, एक्सपेंसेस हैं और बाकी जितने भी उसके पास क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, जो भी हैं, उनका ऑपरेटिंग साइकिल कितना है, मतलब क्या चीज कितने टाइम तक हमारे पास रहने वाली है। हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि हम लोग जो कैलकुलेशंस कर रहे थे वर्किंग कैपिटल की, वो हम लोग किस बेसिस पे कर रहे थे, वो हम लोग पीरियड के बेस पे कर रहे थे कि हमारे कितने पीरियड के लिए हमारे पास कौन सी चीज है। सो इन द सेम वे हम लोग जो है अब हमारा क्वेश्चन देखेंगे ऑपरेटिंग साइकिल के ऊपर। देखिए, ऑपरेटिंग साइकिल से पहले आप लोग एक बात समझिए कि जैसे कई बार होता है कि हमें एग्जामिनर ना गिवन नहीं होता है कि क्वेश्चन में कि हमारा जो रॉ मटेरियल है उसका प्राइस क्या है, या फिर हो गया हमें 2 स्पैन का पीरियड दे दिया कि हमारा फर्स्ट ईयर में इतने डेज के लिए था या इतनी अमाउंट थी, सेकेंड ईयर में हमारी इतनी अमाउंट थी। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि निकाले कैसे, रॉ मटेरियल 2 गिवन है, वर्क इन प्रोग्रेस 2 गिवन है और जो बाकी चीजें वो भी 2 गिवन है, तो किस बेस पे निकालें। हर एक चीज का कुछ ना कुछ एक बेस तो होता है, एक बिल्डिंग होती है तो उसका एक बेस भी होता है। इस बात से सब क्लियर है। तो देखिए, जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें ये 4-5 जो पॉइंट्स है मैं आपको बता रही हूँ, इनको प्लीज ध्यान में रखना। जैसे कि जो रॉ मटेरियल ऑफ स्टॉक है, जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होता है कि हमारा जो रॉ मटेरियल का स्टॉक गिवन है, तो उसको हम कैलकुलेशन ऑपरेटिंग साइकिल में किस बेस पे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ परचेज। मतलब हमारे पास जो रॉ मटेरियल है वो उसी बेस पे होगा जिस बेसिस पे हमारी परचेज हुई। In short, we can say that the amount of raw material which we are having in our shop or in our business is always and always on the basis of the purchase we did in the past days or in the past month or past year. So in that aspect, raw material is always and always based on the basis of purchases, the amount of purchases and the number of times the purchase is done. ये कैलकुलेशन मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू दिखाऊंगी, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। अभी जो मैं कह रही हूँ आप वो सुनते जाओ। Then we have work in progress, WIP. All are clear with it. Work in progress, it is calculated on the cost of goods sold. Means how many goods the business is able to sell to the customers, to the or everyone, means we can say to the other members, or basically you can take it as a customer. So how many goods or how many products, how many services the business is able to sell or deliver to the person. Sorry, services नहीं आएगा, goods ही आएगा, मैंने गलती से बोला। कॉस्ट ऑफ गुड्स जो सोल्ड हैं वो उसके बेसिस पे हम लोग क्या निकालते हैं, हमारा वर्क इन प्रोग्रेस निकालते हैं। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है फिक्स्ड गुड्स का। फिक्स्ड गुड्स अगर हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो उसको हम लोग किस बेसिस पे निकालने वाले हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेम हो गया, ये दोनों पॉइंट तो आपके लिए सेम ही हो गए। चलो मैम, ये तो इजी बात हो गई, कुछ तो सेम हुआ है ना। फिर अगेन आता है हमारा डेटर्स। डेटर्स हम किस बेसिस पे निकालते हैं, सेल्स पे। Obviously, each and everyone of us are aware that the number of sales, the amount of sales the business is going to have, that number only the debtors would be there. जितना आप बेचोगे उतने ही तो आपके debtors होंगे, उतना ही तो पैसा आएगा ना, चाहे वो उधार पे हो चाहे वो कैश वगैरह में हो, लेकिन debtors तो सेल से ही रिलेटेड है, इतना तो सबको क्लियर है। एंड क्रेडिटर्स किससे रिलेटेड है, परचेज से। जितनी आपने चीजें खरीदी हैं, चाहे वो उधार पे खरीदी हैं या कैसे भी खरीदी हैं, वो आपके किस केस में आ गई, क्रेडिटर्स में आ गई। सॉरी, जो परचेजेस हैं आपकी क्रेडिटर्स में आ गई। तो यहाँ से क्लियर हो गई बात कि हमें रॉ मटेरियल स्टॉक है वो किस बेसिस पे निकलेगा, परचेज के बेसिस पे। वर्क इन प्रोग्रेस जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कॉस्ट हुई है जो हमें सेल करने में, उस पे निकलेगा। फिक्स इन गुड्स हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे निकलेगा, डेटर्स हमारा सेल्स पे निकलेगा और क्रेडिटर्स हमारा वही अगेन परचेज पे निकलेगा, ऑन द बेसिस ऑफ परचेज। क्लियर है यहाँ तक? इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। जो मैं आपको कहती हूँ नोट डाउन करने के लिए, उसको प्लीज कर लिया करें, आपकी हेल्प के लिए ही है, क्योंकि छोटे छोटे नोट्स जो होते हैं वो बच्चों को काफी हेल्प कर जाते हैं, स्पेशली फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। क्योंकि एक फॉर्मेट की तरह अगर आप चलते जाओगे तो आपको बस इतना होगा, व्हेनेवर यू गो इन अ फॉर्मेट यू नो दैट ठीक है, वी आर गिवन विद द क्वेश्चन, हमें एक क्वेश्चन गिवन है और जैसा हमारा फॉर्मेट था उसके हिसाब से हम लोग पोस्टिंग करते जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। तो जो मैं आपको लोगों के लिए फॉर्मेट क्रिएट करती हूँ, फॉर्मेट बनाती हूँ क्वेश्चन से देखकर, या जैसे भी मैं आपको फॉर्मेट दे रही हूँ, आप उसको प्लीज एक बार कॉपी डाउन जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखिए
The question is about from the following data compute the duration of operating cycle for the each year. ठीक है मैम, अभी तो हम लोग ऑपरेटिंग साइकिल की बात कर रहे थे ना कि कब तक हमारा काम चलेगा, कब तक मतलब हमारा प्रॉपर ऑपरेटिंग साइकिल हमारी कितने स्पैन के लिए है, मतलब कब हमारा गुड्स आया, फिर कब हमने उसको प्रोसेस किया, लेबर में कितना टाइम लगा, हमारे एक्सपेंसेस कितने हुए, फिर हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स कितनी बैठी, फिर हमने उसको सेल करा, फिर हमारे जो डेटर्स हैं वो क्लियर हुए, क्रेडिटर्स क्लियर हुए, एक साइकिल में चलता जाता है. सो दिस ऑल इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, द मेन पार्ट ऑफ द बिजनेस. तो ऑपरेटिंग साइकिल का टाइम भी हमें निकालना पड़ेगा. ठीक है मैम, निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? देखिए हमें फिगर गिवन है 2 सालों की, ईयर 1 एंड ईयर 2. सी द स्टॉक में हम लोगों को गिवन है रॉ मटेरियल है हमारा 20,000, ये है हमारा 27,000. ईयर 1 में है 20,000 और ईयर 2 में है 27,000. इन वर्क इन प्रोग्रेस वी आर गिवन 14,000 इन द ईयर 1 एंड 18,000 इन द ईयर 2. फिनिश गुड्स 21,000 in year 1 and 24,000 in the year 2. Purchases 96,000 in the year 1 and 1,35,000 in the year 2. Cost of goods sold is 140 and 180. Sales is 160 and 2 lakhs. Debtors are 32,000 and this is 50,000. Creditors are 16,000 and 18,000 in year 2. Clear? फिर इसके बाद ये बोला है assume 360 days per year for the computation of the पर्पसेस. फॉर द कॉम्पिटिशन पर्पज मतलब हमें कैलकुलेशन के लिए हम लोग ऑन एन एवरेज कितने डेज मान के चल रहे हैं? 360. मैम 365 तो नहीं होते? नहीं, अगर जैसा क्वेश्चन में हमें गिवन होगा हम उसी के हिसाब से फॉलो करने वाले हैं. तो यहाँ पे हमें 360 गिवन है तो हम लोग 360 ही लेकर चलेंगे. ठीक है ना, 52 वीक्स लेंगे ना, एक दिन ज्यादा लेंगे ना एक दिन कम लेंगे, 360 लेंगे. ठीक है, देखिए अब गोइंग विद द फ्लो, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा बोला गया है, हमें कहा है कि हमारा रॉ मटेरियल के हम लोग ऑपरेटिंग साइकिल निकालेंगे. वो हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए रॉ मटेरियल हमें गिवन है 20,000 ईयर 1 का, तो हम लोग सबसे पहले ईयर 1 का निकालेंगे. ईयर 1 के लिए मैंने आपको कहा था रॉ मटेरियल का बेसिस क्या होगा हमारा? ऑन द बेसिस ऑफ परचेज. तो अब देखिए एक ये फॉर्मूला भी मैं आपको साइड बाय साइड करवा रही हूँ, आप इस फॉर्मूले को भी देखना. रॉ मटेरियल का जो हमारा फॉर्मूला होता है, हम जब परचेज के बेसिस पे निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अपॉन परचेजेस इंटू 360. जितना भी आपका स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है वो, जितनी आपकी परचेजेस हैं वो इंटू में आप लोग लेंगे 360. क्लियर विद दिस? चलिए तो अब हम लोगों को जब हमारा फॉर्मूला में हम लोग पुट इन करेंगे तो क्या आएगा? रॉ मटेरियल का देखिए हमारे पास जो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज परचेजेस के हिसाब से हमें गिवन है 96,000. राइट, सो 96,000 ही हम लोग यहाँ ले रहे हैं. जो हमारा परचेजेस है 96,000. जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है वो हमें गिवन है 20,000, वो हमने लिया 20,000 इनटू में 360. क्लियर है? नहीं, सिर्फ इतना पोर्शन देखो और कुछ नहीं देखना. 20,000 हमारा रॉ मटेरियल का स्टॉक है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा. क्लियर? 96,000 हमारा परचेजेस का स्टॉक है, फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा. इनटू में 360 मैंने आपको बताया. ऑन कैलकुलेटिंग यू विल गेट 75 डेज. राइट, क्लियर विद दिस? उसी फॉर्मेट में चलेंगे जिसमें हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट निकाली थी. पहले करंट एसेट्स लेंगे सबके सब, फिर करंट लाइबिलिटीज लेंगे, ए माइनस बी करेंगे, हमारी नेट ऑपरेटिंग साइकिल निकल के आ जाएगी. फॉर्मूले में आपको साइड बाय साइड बताती जा रही हूँ. सिमिलरली हम लोगों ने ईयर 2 का भी निकाला. कैसे निकाला? 27,000 जो है हमारा बैलेंस गिवन है 27,000 एंड उसके बाद जो हमारा 1,35,000 का परचेजेस का बैलेंस गिवन है इंटू 360 गिविंग यू 72 डेज. क्लियर? नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस. मैंने आपको बताया वर्क इन प्रोग्रेस किसके बेसिस पे निकलेगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. बताया था कि नहीं? तो उसी के बेसिस पे निकालेंगे. फॉर्मूला क्या होगा? एज सिंपल, वर्क इन प्रोग्रेस जो गिवन है वो COGS दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू 360. बड़ा इजी है ना? तुम लोग सब होशियार हो, आई नो. सो वेरी इजी. So work in progress would be your given balance of WIP is 14,000, that is 14,000 divided by your cost of goods sold is 1,40,000 into 360 giving you 36 days. Clear? The next we have for the year 2 we are having work in progress of 18,000, balance of 180,000 into 360 total 36 days. फॉर्मूला क्लियर है ना? ये इसको साइड बाय साइड लिखते चलो. स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इनटू अपॉन परचेजेस इनटू 360 इन द केस ऑफ रॉ मटेरियल. वर्किंग प्रोग्रेस अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू 360 इन द केस ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस. ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग जाएंगे अगेन, हमारा जो फिक्स्ड गुड्स है उसका फॉर्मूला भी सेम होगा, दैट वुड बी फिक्स्ड गुड्स अपॉन COGS इंटू 360. ओके, क्लियर. सो इन दैट केस फिक्स्ड गुड्स का जो हमें बैलेंस गिवन है दैट इज 21,000. सो सेम वी डिड 21,000, दिख रहा है ना सबको अच्छे से, 21,000. एंड जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स का बैलेंस है 140. ओके, 140 गिवन है इंटू 360, टोटल 54 डेज, राइट, टोटल 54 डेज. एंड फिर उसके बाद हमारा गिवन है ईयर 2 का जो हम लोगों का है दैट इज गिवन 24,000. क्लियर. एंड द बैलेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 180,000 इंटू 360 इज इक्वल्स टू 48 डेज. क्लियर. देन नेक्स्ट वी विल गो फॉर द डेटर्स. मैम देखो डेटर्स का तो चेंज हो गया, सेल्स आ रहा है यहाँ पे, अब तक हम लोगों ने परचेज करा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करा, तो क्या हो गया, मैंने अब तुम लोगों को कहा था कि व्हेन वी आर गिवन विद द सेल्स इन द क्वेश्चन, डेटर्स आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स. जितना हम लोगों को सेल करेंगे उतने ही तो हमारे डेटर्स आएंगे ना, उतना ही तो पैसा अंदर आएगा. कमिंग वुड बी ट्रीटेड एज डेटर्स ओनली. So in that case we are going to check for our sales. Sales in first year is 1,60,000 and in second case it's 2 lakh. So for that case, see, debtors हम लोगों को जो हमारा current balance given है that is 32,000 for the year 1, that is 32,000 divided by 160 जो हमारा sales का balance है 160 into 360 is equals to 72 days. Clear? और ईयर 2 में भी मैम ऐसे ही होगा. हाँ जी, बिल्कुल ही ऐसे ही होगा. 50,000 इज द बैलेंस ऑफ करंट ईयर 2 एंड दी जो हमारा सेल्स है वो हमें गिवन है 2 लाख है, 2 लाख गिवन है अपॉन में इंटू में 360 गिविंग यू 90 डेज. ओके, होप यू विजिबल है. ये रहा 50,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 360 इज इक्वल्स टू 90 डेज. टोटल हम लोग कर लेंगे जब हमारे सारे डेज जो हमारी कैलकुलेशंस के हैं दैट इज 75 डेज, 36 days, 54 days and 72 days giving you 237 days. Clear? In the year 2 we had 72 days, 36 days, 48 days, 90 days giving you 246 days. Clear है इतना? Next, ठीक है मैम, यहाँ तक तो ए पार्ट कंप्लीट हो गया, करंट एसेट्स हमारे कंप्लीट हो गए. अब नेक्स्ट आएंगे हम लोग करंट लाइबिलिटीज. द नेक्स्ट पार्ट वुड बी करंट लाइबिलिटीज. द फॉर्मेट इज सेम एज दैट ऑफ द ऑपरेटिंग द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, द स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विच वी डिड इन द अर्लियर क्वेश्चन. द फॉर्मेट इज सेम इन द केस ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल ओनली. ओके, सी वट वी आर गोइंग टू डू द क्रेडिटर्स की जो हमारी करंट लाइबिलिटीज में हमारा फर्स्ट पार्ट किसको देंगे हम लोगों को, क्या क्या गिवन है हमारी जो करंट लाइबिलिटीज है उसमें हमें रॉ मटेरियल हमारा हो गया है स्टॉक, सी रॉ मटेरियल हो गया है, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया है, फिनिश गुड्स हो गया है, परचेज के बेसिस पे हम लोगों ने निकाल लिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स के बेसिस पे हमने निकाल लिया, सेल्स के बेसिस पे हमने निकाल लिया. अब आ गया हमारे डेटर्स हमने निकाल दिए, बचा है क्या, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर्स, राइट. सो हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स इज ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ परचेजेस. आई टोल्ड यू हियर द सो सी क्रेडिटर्स के लिए हम लोगों को जो बैलेंस गिवन है दैट इज 16,000 का हमें बैलेंस गिवन है दैट इज 16,000 अपॉन परचेजेस. फॉर्मूला एक बार लिख लो अगर किसी को क्लियर नहीं है तो. क्या होगा हमारा जो बैलेंस है क्रेडिटर्स अपॉन परचेज इंटू 360. ओके, सो इन दैट केस क्रेडिटर्स का बैलेंस 16,000 अपॉन परचेज 96,000 इंटू 360 गिविंग यू 60 डेज. ओके, and similarly for the year 2 18,000 upon 135,000 into 360 giving you 48 days. On total we get 60 days and 48 days in part B. 60 and 48. On subtracting B part from A we will get a net operating cycle of 177 days in the year 1 and 198 days in the year 2. खत्म. सिर्फ ऑपरेटिंग साइकिल निकालनी थी, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है. तो विद दिस वी हैव डन विद वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज ऑपरेटिंग साइकिल. अगेन जिसको क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है तो वो क्वेश्चन कॉपी कर ले. दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 4. ओके, दिस इज द क्वेश्चन. ओके, देखिए अब हम लोग हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 8. देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, एज वी डिड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इट इज एग्जैक्टली द सेम. सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन. हाँ, जो चेंजेस हैं इस क्वेश्चन में वो मैं आपको जरूर बताने वाली हूँ. बाकी जो हमारा सारा प्रोसेस है दैट इज एग्जैक्टली सेम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रीड द क्वेश्चन एंड देन आई विल टेल यू व्हाट चेंजेस वी आर हैविंग. सो जिनके पास क्वेश्चन नहीं है, जिनके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, क्वेश्चन ध्यान से सुने और हो सके तो क्वेश्चन को कॉपी कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें. टेक्नोलॉजी का ज़माना है आजकल.
ठीक है। सो सी इलस्ट्रेशन नंबर 8 हमें कहता है कैमेलिया इंडस्ट्री लिमिटेड इज डिजायरस ऑफ assessing its working capital requirement for the next year. Okay, the finance manager has collected the following information for the purpose. The information is estimated cost per unit of finished product are raw material 90, direct labor 50, manufacturing and administrative overhead excluding depreciation. Okay, excluding depreciation is 40, and the depreciation is given 20, selling overheads 30, and the total cost turned to be 230. क्लियर, हमें टोटल कॉस्ट तो गिवन है 230. नेक्स्ट हम लोगों को क्या बोला गया है, नेक्स्ट वी आर गिवन विथ द प्रोडक्ट इज सब्जेक्ट टू एक्साइज ड्यूटी ऑफ 10% द लेविड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सोल्ड ऑफ ₹300 पर यूनिट. सो इसको हमें ज्यादा नहीं देखना है कि एक्साइज ड्यूटी कितना है क्या है. वी आर गिवन विद द सेलिंग प्राइस दैट इज 300. ओके, नाउ the additional information which is given to us is budgeted level of activity is 1,20,000 units of output for the next year. Budgeted level of activity is 1,20,000 units of output for the next year. And similarly, raw material cost consists of the following things, that is pig iron जो हमें raw material के अंदर included है वो क्या क्या है. Pig iron 65 per units, ferroalloy 15 per units, and cast iron borings is 10 rupees per unit. Clear? The next we have raw material are purchased from different suppliers extending different credit periods. Okay, अलग अलग चीजें हैं. We are having 3 different kinds of raw materials. So similarly the suppliers of these raw materials are also different. So in that case we are having pig iron of 2 months, and ferroalloy the credit period is of half month, and cast iron borrowing is 1 month. Clear till here? Okay, अब देखिए जो हमारा ये वाला एडजस्टमेंट है वो हमें क्या कह रहा है, प्रोडक्ट इज इन द प्रोसेस ऑफ अ पीरियड ऑफ product is in the process for a period of half month. हाफ मंथ का हमें प्रोसेसिंग चाहिए. सो प्रोडक्शन प्रोसेस रिक्वायर फुल यूनिट्स दैट इज 100% यूनिट्स ऑफ पिग आयरन. ओके, जो हमारा पिग आयरन है वो हमें 100% चाहिए फॉर एवरी टाइम. ओके, एंड फेरोअलॉय इन द बिगिनिंग ऑफ प्रोडक्शन, जो फेरोअलॉय है उसको भी हमें बिगिनिंग ऑफ प्रोडक्शन में चाहिए 100%. Then next we have cast iron borrowing is required only and only to the extent of 50% in the beginning, and remaining is needed at a uniform rate during the process. So ये हमें जो कास्ट आयरन बोरोइंग है पार्ट है हमारा रॉ मटेरियल का, दैट इज हमें 50% चाहिए इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोडक्शन, और जो बाकी का 50% द लेफ्ट ओवर 50% इज रिक्वायर्ड एट अ यूनिफॉर्म रेट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. क्लियर? दोबारा से पढ़ते हैं. प्रोडक्ट इज इन द प्रोसेस फॉर अ पीरियड ऑफ हाफ मंथ. प्रोडक्शन प्रोसेस रिक्वायर फुल यूनिट्स दैट इज 100% ऑफ पिग आयरन एंड फेरोअलॉयज इन द बिगिनिंग ऑफ प्रोडक्शन. इन द बिगिनिंग ऑफ प्रोडक्शन 100% ऑफ बोथ दीज यूनिट्स आर रिक्वायर्ड, while ये कॉस्ट नहीं है, ये कास्ट है. ओके, कास्ट आयरन बोरिंग इज रिक्वायर्ड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 50% in the beginning, and remaining is needed at a uniform rate during the process. Direct labor and other overheads occur similarly at a uniform rate throughout the production process. Okay, बाकी सब at a uniform rate है. So past tense indicates that pig iron is required to be stored for more than 2 months, and a material for 1 month. Okay, finished goods are in stock of 1 month. It is estimated 1/4 of the sales are on the cash basis and the remaining sales are on the credit basis. Okay, the past experience of the firm has collected the credit sales in 2 months. हमें creditors का जो time given है that is 2 months. Average time lag in the payment of all overheads is 1 month. Okay, overheads की payment में, and half month in the case of direct labors. Direct labors का जो time period है half month. Desired cash balance is to be maintained of 10 lakh. Cash balance हमें 10 lakh already given है. You are required to determine the amount of net working capital of the firm. State your assumptions if you are taking any. क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जैसे मैंने आपको फॉर्मेट बताया था वही इन लोगों ने करा हुआ है. यहाँ पे भी जो हमें मिनिमम बैलेंस 10 लाख का गिवन है वो हमें गिवन है. रॉ मटेरियल हमारा जो आया है दैट इज 13 लाख. वो कैसे आया वो मैं आपको बताती हूँ. देखिए जो पिग आयरन है हमें जो 3 मटेरियल्स रॉ मटेरियल्स जो गिवन है दैट आर पिग आयरन, फेरोअलॉय एंड कास्ट बोरिंग. जो हमारा टाइम पीरियड गिवन है इन तीनों मटेरियल के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने उन्हीं के हिसाब से कैलकुलेशंस करी है. दैट इज आवर कैलकुलेशंस वुड बी सी वी आर गिवन विद जो पिग आयरन है दैट इज 1,20,000 इंटू में जो हमारा प्राइस है 65, इंटू में हमारा जो क्रेडिट पीरियड है दैट इज 2/12. The same way we did in our first question, we are going to do the same way in this question only. The main part is of the calculation of work in progress. मैम वर्क इन प्रोग्रेस हम लोग कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं. देखिए
जो मैंने आपको जैसे बताया था, whenever we do calculations of work in progress, we have a series of 100% हम लोग लेते हैं, we are always taking 100% the raw material and the overheads are to be 50%, finished goods are to be 50%, and the labor is also supposed to be 50%. Okay, so for in that case we are taking 100%, 50%, 50% and 50%. So here they are saying that product is in the process of half month. Okay, production process require 100% units of the pig iron and the ferro alloy. दोनों जो आयरन है वो हमें 100% चाहिए इन दी स्टार्टिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग ही वी वांट दैम एट अ 100% स्टेज, while cast iron borrowing is required only to the extent of 50% in the beginning. Cast iron is only required at a stage of 50% in the beginning. Since the cast iron is given of rupees 10 per units, so what we are going to do? See, determination of the work in progress. We were given. Sorry, I wrote them in the wrong order. This is 15, 65, 15 and 5. See, pig iron was given a price of 65 units. We have taken 65 only. Okay. Then ferro alloy was given 15 only, because they were at 100% from the starting only. Clear? They were at 100% from the starting only. But later they said the cast iron borrowing is 50% in the beginning. 50% in the beginning and at a uniform rate in the further process. So we had 10 rupees, we have a price of rupees 10 per unit. So what we are going to do, 10 into 50% means in the starting we required as much we were required in the starting, that only raw material actual price 100% we will be taking. So 10 rupees we are given and into में 50% we are having. So we will have 5 rupees as a cast iron borrowing. Understand this clearly, that cast iron borrowing is not going to be rupees 10. We are not going to take it as rupees 10. We are only going to take it as rupees 5, because it is the 50% of rupees 10. Clear till here? I hope सभी को clear है. Then the next step is other cost. हमारे क्या क्या आते हैं raw material के बाद में? Raw material, after raw material we have the cost of direct labors. The direct labors we are given, the price is of direct labors is 50. Okay. See, यहाँ पे हम लोगों को given है direct labor is 50. So the 50% of 50 we will be having 25, and manufacturing and administration cost is also given excluding depreciation is 40. 50% of 40 would be 20. ये दोनों cases clear है? Left over cast iron borrowing. देखो, they said that the cast iron borrowing जो है हमारे पास, cast iron borrowing is the expense at uniform rate, okay, throughout the process at a uniform rate hai. So we are going to include it in the cost. Now we were left with only rupees 5 cast iron borrowing. So 50% of all the expenses we do, so 50% of 5 would give you 2.5. Clear? समझ में आया ना, that 50% of 5 would give you 2.5, because 5 we already took in the calculations of the raw material and the leftover is treated as expense. So 50% of expense would be 2.5. A total would be 47.5, and when you add all these you would get 132.50. And similarly with the 132.50 you will do your calculations here. Now since they have said why we have taken here 24, this is also a question. We have taken here 24 because question में कहा है budgeted level of activity of 1,20,000 units of output for next year, not of this year but of the next year. So work in progress always go in a flow. Current year मतलब year के year से जुड़ता जाता है. It is always connected from one year, second year, third year. It go in a flow. So this year and the next year they are including and taking it as 124. Clear with this? Do this question. Those who are not having this question, take a screenshot or copy this down. Do whatever you want to do, but do this question. Very easy question. Just it is similar to the one we did in the previous video. And till then, if you like the video, please hit the like button, subscribe the channel, share with your friends. Until then, keep studying, happy studying, and yes, stay safe at your home, guys. It is a very tough time for everyone. So stay safe at your homes and just study and chill your life. Okay, thank you.